मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आरएमएस के फॉर्म्स अभी भरे जा रहे हैं और सैनिक स्कूल के आने वाले हैं और आरएमएस का पेपर है आपका 31 दिसंबर को। तो उसी के लिए हम एक यूट्यूब पे फ्री सीरीज लेकर आ रहे हैं साइंस के क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है, जिसमें हम वन शॉट में एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो जितने कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर लेंगे सिलेबस को विद क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि आरएमएस हो गया, सैनिक हो गया, आरआईएमसी हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, जेएनयू हो गया, इसके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो कि 6 क्लास में होते हैं, 9 क्लास में होते हैं, तो इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस पैटर्न हमारा जो भी है उसमें हम साइंस को कवर करेंगे। आपका वन शॉट में वन चैप्टर खत्म होगा। सो दिस इज अ वन शॉट सीरीज फॉर साइंस। तो एक तरीके का क्रैश कोर्स है, इसका फायदा उठाइएगा और एंजॉय करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज वो है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स बेसिकली होता क्या है। तो आप एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं फोर्स की, कि फोर्स एक तरीके का पुश और पुल है। इट इज अ पुश एंड पुल। बट ये डेफिनेशन कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए। कोई भी चीज आप पुश कर रहे हैं, कोई भी चीज आप पुल कर रहे हैं, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। ऐसा एग्जैक्टली है तो मुझे ये बताइए, जो आपकी बॉडी में मस्कुलर फोर्स लग रही है उसमें ना आप पुश कर रहे हैं ना पुल कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? वो भी एक तरीके की फोर्स है। कैसी फोर्स है? वो मस्कुलर फोर्स है। चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां पे पुश पुल चार्जेस खुद कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आपका तो कोई रोल नहीं है, तो उसमें पुश और पुल नहीं आ रहा। तो एक बेसिक डेफिनेशन जो होती है फोर्स की, इट इज अ पुश एंड पुल, वो 6th क्लास तक अच्छी लगती है। जो रियल डेफिनेशन फोर्स की दी गई है, वो रियल डेफिनेशन दी गई है न्यूटन्स के सेकंड लॉ द्वारा। तो हम उसको डेराइव करेंगे और फिर बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्स एग्जैक्ट में है क्या, ठीक है। तो जैसे न्यूटन्स कहते हैं हमारा, सबसे पहले जानते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग with respect to time। मतलब कोई भी चीज अगर मोमेंटम में है, ठीक है, मूव कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? उसके पास कुछ वेलोसिटी है। क्या है? कुछ वेलोसिटी है और उसका मास होगा, ठीक है। तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल्स टू mv। सबसे पहले मोमेंटम को समझेंगे तभी हमें फोर्स समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या है? P और मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये मास है आपका, ये तो कांस्टेंट है, किसी का भी चेंज नहीं होगा। मास कांस्टेंट है, वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगी? वेलोसिटी। चेंज क्या होगी? वेलोसिटी। इसमें टर्म कौन सा रहेगा? वेरिएबल। वेलोसिटी टर्म वेरिएबल रहेगा। मास जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। वेट चेंज हो सकता है बट मास चेंज नहीं हो सकता। तो जो मास है आपका वो थ्रू आउट सेम रहेगा, चेंज आएगा वेलोसिटी में। तो जो हमारा मोमेंटम है बेसिकली, वो मोमेंटम डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई बंदा है A, ये वेलोसिटी है इसके पास v, फिर इसने इंक्रीज कर दी v1, फिर इसने इंक्रीज कर दी वेलोसिटी v3, ठीक है, फिर इसने डिक्रीज कर दी अपनी वेलोसिटी बाय v4। तो जब ये यहां से चला कुछ v वेलोसिटी से चला, ठीक है, फिर उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, v1 से इंक्रीज कर दी। v1 से इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ? फिर उसने v3 से इंक्रीज, v2 से इंक्रीज कर दी, ठीक है, फिर उसने v3 से इंक्रीज कर दी। आफ्टर दैट उसने v4 से डिक्रीज कर दी। तो उसका मोमेंटम बढ़ा जब उसने v1 से इंक्रीज करी, फिर उसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ गया जब उसने v2 से इंक्रीज कर दी, और फिर उसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ गया जब उसने v3 से इंक्रीज कर दी। एंड में आके उसने v4 से अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर दी, इसका मोमेंटम उसका
उसका घट गया। तो मोमेंटम बेसिकली डिपेंड किस पे करा? वेलोसिटी पे। मोमेंटम बेसिकली डिपेंड किस पे करा? वेलोसिटी पे डिपेंड करा। तो हमारे जो न्यूटन थे, न्यूटन जो साइंटिस्ट थे साहब न्यूटन, उन्होंने बोला सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोला उन्होंने? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हैं इस बात को? जहां पर भी रेट आ जाएगा, जहां पर भी रेट आ जाएगा तो आप ये समझ लेना रेट का मतलब होता है कि उसकी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर, ठीक है? मतलब मोमेंटम को अगर हम चेंज कर रहे हैं, मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक जो भी मोमेंटम उसने लिया वो मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, ठीक है? तो ये बोला न्यूटन सेकंड लॉ ने कि जो फोर्स है, बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन क्या दी कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना मोमेंटम बढ़ेगा समझ जाना कि उतनी फोर्स बढ़ रही है, जितना मोमेंटम घटेगा समझ जाना कि फोर्स उतनी घट गई है। मतलब इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि आप जितनी फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम बढ़ेगा, आप जितनी फोर्स कम लगाओगे उतना मोमेंटम कम रहेगा। मतलब मोमेंटम फोर्स पर डिपेंड करता है और फोर्स मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, धीरे से पुश कर रहे हो, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो उसका कुछ एक सर्टेन मोमेंटम होगा, आपने उसको पुश करना बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो उसका मोमेंटम बढ़ गया। तो मोमेंटम तो डिपेंड कर रहा है आपका किस पे? वेलोसिटी पे। और फोर्स डिपेंड कर रही है आपका किस पे? मोमेंटम पे। चलिए इसके बाद जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाया तो एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे एक कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट आने के बाद हमने इस कांस्टेंट को तो ले लिया यहाँ पे और मोमेंटम की जगह रख दिया हमने p = mv डिवाइडेड बाय dt, डिवाइडेड बाय dt। तो जैसा कि मैंने बताया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? जहां पर भी रेट आ जाएगा मतलब कि मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं पे भी रेट आ जाता है तो रेट का मतलब क्या होगा कि मोमेंटम, कोई भी चीज रेट आ रही है तो मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। फोर्स इज इक्वल्स टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमारा ये k आ गया कांस्टेंट, ठीक है? p की वैल्यू हमने रख दी, मोमेंटम की वैल्यू क्या वैल्यू रख दी? m into v, जो कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा, डिवाइडेड बाय dt। अब ये जो d by dt है, ये जो d by dt है क्या है? डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन होता है किन चीजों का? डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली उन चीजों का जो चीजें वेरिएबल होती हैं, जो वेरी करती हैं। अब यहाँ पे मास तो कांस्टेंट है, मास का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन होगा किसका? वो होगा खाली वेलोसिटी का। किसका होगा? खाली वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी चेंज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम देखें वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें तो ये एक्सीलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? ये हमें एक्सीलरेशन मिलता है। इस टर्म को कहते हैं हम एक्सीलरेशन। इस टर्म को क्या कहते हैं हम? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद ये वाला टर्म आता है, फिर उसके बाद मास कांस्टेंट है, मास को हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं आता, होता है तो जीरो होता है, ठीक है? तो km और ये हो गया आपका dv by dt, और dv by dt हमारा हो गया बेसिकली a। तो फोर्स जो निकल कर आई वो निकल कर आई फोर्स इज इक्वल्स टू kma, फोर्स इज इक्वल्स टू kma। k को हमने ले लिया 1, तो फोर्स हमें मिली बेसिकली मास इनटू एक्सीलरेशन। ये डेफिनेशन बाय सेकंड न्यूटन्स लॉ से हमें फोर्स की मिली, ठीक है? तो न्यूटन्स ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। कोई भी चीज जहां पर रेट आती है मतलब उसका वेरिएशन देख रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में मास कांस्टेंट होगा, चेंज होने वाला टर्म कौन सा है? खाली वेलोसिटी। वेलोसिटी जो चेंज होगी आपकी dv by dt,
उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो dv/dt मतलब हमें a मिल गया, तो यहाँ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिल गई, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है। अभी 6th क्लास तक अच्छा लगता था, इट इज पुश एंड पुल, बट एक्चुअल में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोर्स का ये डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं यूनिट। यूनिट क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होगी, SI यूनिट होती है आपकी, ठीक है, CGS यूनिट होती है आपकी, और MKS यूनिट होती है। SI यूनिट जो है फोर्स की वो होगी आपकी न्यूटन, क्या होगी, न्यूटन, जिसको हम डिनोट करेंगे आपका किससे, N से, किससे डिनोट करेंगे, N से। CGS यूनिट होती है आपकी डाइन, क्या होती है, डाइन। और MKS यूनिट आपकी क्या होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास होगा हमारा केजी में, एक्सीलरेशन होगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 3 यूनिट हमारी फोर्स की निकल के आएंगी। SI यूनिट होगी आपकी न्यूटन, CGS यूनिट होगी डाइन, और MKS यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से जो आपका रिलेशन पूछता है वो क्वेश्चन में, वो सीधा क्वेश्चन में रिलेशन पूछता है कि आपका 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, वो सीधा सीधा पूछता है कि कितने डाइन्स होंगे आपके 1 न्यूटन में। तो सबसे पहले हम ना फोर्स की यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं कि फोर्स की यूनिट को डिराइव कैसे किया। जैसे ये सपोज करिए आपका फोर्स, ठीक है, फोर्स आपका है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमें डेफिनेशन मिल गई है। तो मास हमारा क्या है, केजी, एक्सीलरेशन क्या है हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को अगर हम, ये MKS में है हमारी यूनिट जो है, ये MKS में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हमें CGS में ले जाना, तो CGS बेसिकली क्या होता है हमारा, मीटर, ये होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, ये किलोग्राम, ये ग्राम, ये सेकंड और ये सेकंड, ठीक है। ये बेसिक डायमेंशंस होते हैं, ये यूनिट्स होती हैं हमारी जो पहले सिस्टम डेवलप हुए थे। उसके बाद अभी जो हम फॉलो करते हैं वो तो हम SI सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो केजी को ग्राम में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 10⁻3। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, या आप ये कह लीजिए, पहले यहाँ पे सेंटीमीटर में लाना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻2 इनटू ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे केजी को तो 10⁻3, और टाइम आपका सेकंड में, टाइम कांस्टेंट है, टाइम में कोई वेरिएशन नहीं हुआ, ठीक है, टाइम आपका सेकंड्स में ही है। तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 10⁵, ठीक है, 10⁵, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डाइन, क्या कहते हैं, डाइन। तो रिलेशन निकल कर आता है आपका 10⁵, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली आता है, वो ऑप्शन में दे देगा आपको 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन का कन्वर्जन पूछेगा कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, कितना होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये डाइन कैसे आया, ठीक है, ये डाइन आया कैसे, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने वाली ये चीज है, ठीक है। आप रट नहीं सकते इस चीज को, रट लेते कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, पर मान लो अगर वो किसी और चीज में कन्वर्जन करवा ले, ठीक है, तो किसी और चीज में कन्वर्जन करवा ले तो आप वहां पे फिर अटक जाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि MKS में हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, CGS में जो होता है हमारा वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10⁵2, केजी को ग्राम में करा 10⁵3, और टाइम आपका हर जगह सेम रहेगा, किसमें, सेकंड में। फिर उसके बाद जो कन्वर्ट होगी यूनिट आएगी वो आएगी 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कहते हैं आपका क्या, डाइन, क्या कहते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन आपका आ गया। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप फटाफट
डाउन कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या जाना, एक तो हमने ये जान लिया कि एसआई यूनिट फोर्स की क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। और रिलेशन क्या होगा न्यूटन और डाइन में, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज और पूछ लेता है वो कभी कभी, वो पूछ लेता है कि डिफाइन 1 न्यूटन। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है वो पूछ लेता है डिफाइन 1 न्यूटन। अब देखो कोई भी चीज हो उसको डिफाइन करने की मैं आज आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखना। कोई भी चीज हो उसको डिफाइन कैसे किया जाए, वो आगे आने वाले पे आप इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट पढ़ोगे एंड इट्स इफेक्ट पढ़ोगे, तो उसमें वो पूछ लेगा डिफाइन 1 एम्पीयर, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स में पूछ लिया। वो कुछ भी पूछ ले, यू विल बी एलिजिबल टू डिफाइन दैट डेफिनेशन। कैसे, आप देखो यहाँ से ये जो है हमारा जो हमने ड्राइव किया था वो क्या किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास था हमारा केजी में, एक्सीलरेशन था हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों आपका, कि मैं इसमें पूछ रहा हूँ 1 न्यूटन क्या होगा। मैंने पूछा 1 न्यूटन क्या होगा, तो आप हर चीज को यूनिट ले लो, टेक एवरीथिंग यूनिट, या यू कैन से यूनिट। मतलब मास को 1 केजी ले लो, फोर्स लग रही होगी तो हम ये कह सकते हैं कि 1 केजी मास लग रही। हमें 1 न्यूटन डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि 1 केजी मास पे फोर्स लग रही होगी। ठीक है, एक्सीलरेशन ले लो, एक्सीलरेशन कितना ले लो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना ले लो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। तो 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन हमारा ऐसे डिफाइन हो सकता है, इफ force is applied on 1 kg mass, if force is applied on 1 kg mass, that will, ठीक है, that will make 1 meter per second square acceleration in the body, that will make 1 meter per second square acceleration in the body is called as 1 newton, is called as 1 newton, इसको न्यूटन बोलते हैं। आया समझ लो सभी को कि अगर हम किसी बॉडी पर जो 1 किलो की है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा ये डिफाइन करना है। तो 1 किलोग्राम वेट पर या 1 किलोग्राम की बॉडी पर जब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, जब हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हुआ। ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, आप किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना है, 1 एम्पेयर हो गया, 1 कूलम हो गया, किसी भी चीज को करना है आपको 1 न्यूटन हो गया, तो आप उसकी फंडामेंटल यूनिट्स में 1 पुट कर दीजिए, आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो एक बार और बता देता हूं मैं कि अगर पूछा जाए व्हाट इज 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज नथिंग, 1 न्यूटन इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1 किलोग्राम बॉडी that will change, yeah, that will make an acceleration of 1 meter per second square, that is 1 meter। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर है आपको। इसके बाद जब हम जाएंगे नेक्स्ट, तो फोर्स हमें समझ में आ गई है। फोर्स के बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड
अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो तरीके की बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। ये जो है इसके अलावा भी और फोर्सेस हैं, मस्कुलर फोर्सेस होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगी, बट जो ये वाला टाइप है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो है आपका इसकी एक तरीके से इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करने वाली जो चीज होती है कि बॉडी अगर बैलेंस्ड है, बॉडी अनबैलेंस्ड है तो फोर्सेस एक दूसरे को मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, फोर्सेस एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट करेंगी या एक फोर्स दूसरे फोर्स पे डोमिनेंट होगी, ठीक है। तो उन बेसिस पे दो तरीके की फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ के चलते हैं। अगर आपकी कोई बॉडी है, इस पे आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इधर की साइड, और 50 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने जस्ट इसके अपोजिट साइड। दूसरी बॉडी ली आपने, बॉडी बी, तो बॉडी बी में आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर की साइड जस्ट इसके अपोजिट में लगाया 40 न्यूटन का फोर्स। फिर आपने तीसरी बॉडी ली और तीसरी बॉडी में आपने क्या करा, आपने 100 न्यूटन का फोर्स तो लगाया इधर की साइड और 80 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, 120 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये देखिएगा ये वाली जो बॉडी है, बॉडी ए, क्या ये मूव करेगी, बॉडी बी क्या ये मूव करेगी, बॉडी सी क्या ये मूव करेगी। तो बॉडी ए में जो फोर्सेस लग रही हैं वो लग रही हैं आपकी 50 न्यूटन इधर वाले डायरेक्शन में और 50 न्यूटन इधर वाले डायरेक्शन में, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। कैसी फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो जीरो होगा। इनका जो रिजल्टेंट रहेगा मतलब Fr ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। आपको पता है फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें इसमें साइन भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन को भी हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो -50 न्यूटन की फोर्स, 50 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन वाली -50 न्यूटन हो जाएगी। और ये एक दूसरे का जब आप सम करेंगे तो माइनस से माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स हमारी जीरो आएगी। क्या आएगी, रिजल्टेंट फोर्स हमारी जीरो आएगी। दैट मींस बॉडी ए विल नॉट मूव, बॉडी ए विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगी। दूसरी बॉडी पे आते हैं। दूसरी बॉडी क्या है आपका, बेसिकली बॉडी बी में 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में और 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपका जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स देख लेते हैं, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा। तो Fr जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 न्यूटन प्लस -40 न्यूटन आपका आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन, इधर वाली फोर्स का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया तो इधर वाली फोर्स का डायरेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी इज समथिंग इन विच वी कंसीडर डायरेक्शन एज वेल विद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें ना वेक्टर क्वांटिटीज में जो आपका डायरेक्शन होता है उसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स जब हमने कैलकुलेट किया तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा बेसिकली क्या आया, 60 न्यूटन प्लस -40 न्यूटन, तो ये हमारा आया आपका 20 न्यूटन। कितना आया, 20 न्यूटन आया। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा डायरेक्शन भी उसी फोर्स का होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है 60 और 40 न्यूटन जो है आपका अपोजिट फोर्सेस के उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो डायरेक्शन हम कौन सा लेंगे, हम 60 न्यूटन वाले का डायरेक्शन लेंगे, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब बॉडी जो आपकी मूव करेगी वो बॉडी मूव करेगी आपकी इधर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगी हैं वो है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कैसी फोर्सेस है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। वहां पर जो फोर्सेस लगी हैं रिजल्टेंट फोर्सेस का जीरो निकल कर आया है, मतलब वहां पे बैलेंस फोर्सेस लगी हुई हैं, क्योंकि
बॉडी मूव नहीं कर रही। इसके बाद जाते हैं आपका थर्ड कंडीशन में। जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन है हमारी एफ आर, ठीक है। एफ आर मैं यहां पे ले लेता हूं थर्ड कंडीशन की रिजल्टेंट फोर्स जब मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा कितना है 100 प्लस में 100। उसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन में जो हम लगा रहे हैं तो वो हमारा कितना -120। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा 100 प्लस -120 मतलब 20 न्यूटन। अब बात करनी है हमें किसकी, हमें बात करनी है डायरेक्शन की। तो मैंने आपको बताया था अगर हमने ये पॉजिटिव लिया तो ये हमारा नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली, और जब हमारा ये नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली तो हमारी जो फोर्स रहेगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन हमेशा मैंने आपको बताया जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो वाला डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा 120 फोर्स न्यूटन का, ठीक है। तो 120 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डायरेक्शन भी जो आएगा रिजल्टेंट उसका वो 120 वाली का डायरेक्शन आएगा, और बॉडी जो आपकी मूव करेगी वो करेगी 20 न्यूटन फोर्स से इधर की साइड, इधर मूव करेगी, इधर की साइड मूव करेगी 20 न्यूटन फोर्स से, और इधर मूव करेगी 20 न्यूटन फोर्स से बट इस डायरेक्शन, ठीक है। इधर भी 20 न्यूटन फोर्स से मूव करेगी बट इस डायरेक्शन में, और उधर भी 20 न्यूटन फोर्स से मूव करेगी बट उस डायरेक्शन में, और ये बॉडी आपकी नहीं मूव करेगी, बॉडी नॉट मूव। बैलेंस फोर्स से समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, तो इसमें हमारा एक जो बेसिकली इनकी मैं डेफिनेशंस बता देता हूँ, इसमें सच कुछ ऐसा है नहीं है जो आपको कॉन्सेप्चुअल समझना होगा। एक तो होता है हमारा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तीसरा टाइप होगा हमारा तो जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पढ़ लिया अभी तक, आपका कौन कौन से फोर्सेस हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पढ़ ली। एक तो पढ़ ली हमने बैलेंस, और एक पढ़ ली हमने अनबैलेंस। इसके बाद जो आती है हमारी वो आती हैं, इसमें दो और क्लासिफिकेशन किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है फोर्सेस के, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है आपका मस्कुलर में और फ्रिक्शनल में, कि मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, आपका मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन सी होती है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो कॉन्टैक्ट में रह के एक्ट करेंगी, मतलब जब वो फोर्स एक्ट कर रही होंगी, उन फोर्स का जब एप्लीकेशन होगा, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रही होंगी वो, तो वो कांटेक्ट में होंगी, ठीक है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, ठीक है, कोई बंदा है वो यहां से मूव कर रहा है, कोई ये राम है सपोज करिए, ये मूव कर रहा है किसी सरफेस पे, तो ये फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ मूव करने के लिए, ये फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ मूव करने के लिए। इसके जस्ट अब इसका कांटेक्ट है किससे, सरफेस से, जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसका कांटेक्ट है किससे, सरफेस से कांटेक्ट है इसका, जिस सरफेस से ये मूव कर रहा है। इसके कांटेक्ट में होने में इसने तो फोर्स लगाई आगे की तरफ चलने की, और इसके अपोजिट फोर्स लग रही होगी एक सरफेस पे जो इसको रोकने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। वो कांटेक्ट फोर्स होगी आपकी कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो इसीलिए हमने बोला कि जो कांटेक्ट फोर्सेस होंगी उसमें मस्कुलर फ्रिक्शनल फोर्सेस आएंगी, और उसमें जो फोर्सेस आएंगी फ्रिक्शनल फोर्सेस, उनके बीच उनको एक्ट करने के लिए, उनको एप्लीकेशन मतलब उनका अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है। अगर ये राम सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अब आपको किसी का डाउट आ सकता है, इसमें क्या डाउट आ सकता है कि सर एक बात बताओ,
कोई बॉडी है वो किसी हाइट से आ रही है ऊपर, हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ भी लगता है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है यहाँ पे? एयर का। ठीक है भाई, मानते हैं ये बात, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगता है। अब मुझे ये बताओ कि आपके कांटेक्ट में कैसे? तो ठीक है, ये कांटेक्ट में सरफेस के नहीं है, ठीक है, ये कांटेक्ट में सरफेस के नहीं है, बट ये जिस हाइट से आ रही है और एटमॉस्फेयर में हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है, तो उस टाइम जो ये एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो चारों तरफ इसके एयर पार्टिकल्स हैं, उनके तो कांटेक्ट में है, और जब ये उनके कांटेक्ट में है तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हमने एयर फ्रिक्शन कहा। ठीक है, बट इस फोर्स का अप्लाई होने के लिए इस बॉडी का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद जब हम जाते हैं नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स पे जाते हैं। मस्कुलर फोर्स का बहुत अच्छे से एग्जांपल देख सकते हैं किसी भी एथलीट। ठीक है, वो एथलीट आपका क्या करेगा, जैसे ही कोई वर्कआउट करेगा, जैसे ही कोई वर्कआउट करेगा तो उसकी मसल्स उसके बोन्स के कांटेक्ट में, ठीक है, उसकी मसल्स उसके बोन्स के कांटेक्ट में है, और बोन्स के कांटेक्ट में होने की वजह से उस पे एक फोर्स अप्लाई होगी, मस्कुलर फोर्स। और ये कैसी फोर्स होगी आपकी? ये कांटेक्ट फोर्स होगी। इसका भी एक्ट होने के लिए कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स भी आपकी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपकी कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम अलग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। ठीक है, और उसके बाद अब हम अभी आते हैं अपना नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है क्या, इनका आपस में कांटेक्ट नहीं होगा। इनका इस फोर्स को अप्लाई होने के लिए बॉडी का आपस में कांटेक्ट नहीं होगा। किसी भी बॉडी का आपस में कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, या तो सरफेस से किसी से भी कांटेक्ट ना हो, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपकी बॉडी कांटेक्ट में है तभी ये फोर्स अप्लाई होगी। इसलिए इसको क्लासिफाई किया गया है हमने किसमें, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आपका मैग्नेट, दो मैग्नेट्स हैं आपस में जिनके नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं। ठीक है, अभी ये कांटेक्ट में है क्या? नहीं, ये कांटेक्ट में नहीं है, दे आर प्लेस्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, बट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ये कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाएगी और ये कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाएगी, और फोर्स अप्लाई होने के बाद ये कांटेक्ट में आ जाएगी, बट अभी कांटेक्ट में नहीं है, फोर्स भी इन पे अप्लाई होगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो होती है आपकी चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो आपने ये पॉजिटिव चार्ज लिया, ये आपने नेगेटिव चार्ज लिया। अभी क्या ये दोनों चार्जेस आप कहीं भी रख दो, ये दोनों चार्जेस क्या आपस में भी कांटेक्ट में है? नहीं, बट ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स पे अप्लाई हो रहा है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आप कहते हैं कि सर पॉजिटिव नेगेटिव मत रखो, आप रखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रखने में भी हमारा क्या होगा कि इन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, इन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ये इसको धक्का देगी, ये इसको धक्का देगी, तो फोर्स तो लग रहा है कि कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो फोर्स तो लग रहा है, ये कांटेक्ट में नहीं है, उसके बाद भी फोर्स लग रहा है। तो जब इस पे फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है, और मैग्नेटिक फोर्स में भी आपस में कांटेक्ट नहीं बट फोर्स लग रहा है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है। और थर्ड जो आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आप क्या कह सकते हो, कोई बॉडी ऊपर से आ रही थी नीचे, ठीक है, अब ये बॉडी नीचे ही क्यों आ रही है, ये बॉडी ऊपर क्यों नहीं गई, ये बॉडी ऊपर क्यों नहीं गई, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, क्या ये अभी नीचे की साइड, क्या ये अभी इसके कांटेक्ट में है? नहीं, उसके बाद भी ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब
कोई फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट एक दूसरे के कांटेक्ट में ना होने के बाद भी, इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है। और कैसी फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस का टाइप, फिर उसके बाद पढ़ा हमने कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्स का टाइप। उसमें हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा, कांटेक्ट फोर्सेस के जो फर्दर क्लासिफिकेशन थे वो जो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये आपके फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब इसमें एक चीज और जान लेते हैं, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ये नहीं है कि एक फोर्स अर्थ से जो किसी भी बॉडी को बस नीचे की तरफ खींचे, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने m1 और कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने m2, तो इनके बीच में एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो एक दूसरे की तरफ इन्हें अट्रैक्ट करेगी, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रही है और हम अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है खत्म। तो जैसे कि हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट फोर्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। फोर्स में हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों? फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने, जिसमें हमने बताया कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो 6 क्लासेस में हमारी चलती थी बेसिक डेफिनेशन फोर्स की, वो क्या चलती थी कि फोर्स इज अ पुश एंड पुल। बट वो एग्जैक्टली फोर्स एंड पुश एंड पुल नहीं होता। वो फोर्स को डिफाइन जो किया अच्छे से वो न्यूटन्स ने किया अपने सेकंड लॉ से, कि फोर्स इज समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जो मोमेंटम है हमारा वो आपका डिपेंड करता है किस पे? मास इनटू वेलोसिटी। मतलब कोई भी बॉडी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे मोमेंटम कहते हैं। मास कांस्टेंट रहता है उसके मूवमेंट में, वेरिएशन आता है उसकी वेलोसिटी में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन के बाद उसके यूनिट सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले जाना एमकेएस को, उसके बाद सीजीएस को। एमकेएस जो सिस्टम हुआ आपका, वो सिस्टम हुआ कौन सा? जिसमें फोर्स को डिफाइन किया गया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और सीजीएस जो यूनिट सिस्टम हुआ उसमें फोर्स को डिफाइन किया गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और एसआई सिस्टम जो है, एसआई सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट हुई है वो न्यूटन हुई, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई यूनिट क्या होगी फोर्स की? वो होगी आपकी न्यूटन, ठीक है। फिर हमने रिलेशन जाना, ये डिराइव करना हमने सीखा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आपका होता है। ये कैसे डिराइव आता है, कैसे डिराइव होकर मतलब हमें मिलता है, ये भी हमने जाना। उसके बाद हमने फोर्स की जो डेफिनेशन जानी थ्रू न्यूटन सेकंड लॉ, वो डेरिवेशन के थ्रू जानी, जिसमें हमारी फोर्स की डेफिनेशन निकल कर आई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। उसके बाद हमने जाना कि अगर पूछा जाए किसी भी टर्म के लिए कि 1 एम्पीयर क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है, 1 न्यूटन क्या होता है, किसी की भी डेफिनेशन अगर पूछी जाए यूनिट की, तो वो कैसे डिफाइन कर सकता है? हमने ये भी जाना कि 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 न्यूटन बेसिकली इज नथिंग, 1 किलो मास पे जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे जाना कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे कौन कौन से हैं। तो बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। बैलेंस्ड हमने जाना बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होंगी, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, बॉडी विल मूव और नॉट। फिर उसके बाद हमने अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे जाना कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। उसके बाद हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में जाना, और नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्सेस की क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसमें हमारा कांटेक्ट फोर्स में आया मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये कांटेक्ट फोर्स की क्लासिफिकेशन में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि इसमें बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है। किस चीज के लिए? फोर्स को अप्लाई होने में। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आपका आया मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके लिए फोर्स का किसी बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है फोर्स अप्लाई होने के लिए, इसलिए ये किसमें क्लासिफिकेशन में आती है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स की क्लासिफिकेशन में आती है, जिसमें हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी, दो मैग्नेट आपस में रखी हैं, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाना हमने, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी हमारे दो चार्जेस रखे हैं, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी जाना, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमारे जो बॉडी है वो कांटेक्ट में नहीं है, उसके बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसे कहते हैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आज के लिए था। अगले पार्ट में जो हम करेंगे, हम फ्रिक्शन को कवर करेंगे, कंप्लीट फ्रिक्शन कवर करेंगे, जो कि आपकी सभी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अगले पार्ट में हम कवर करेंगे प्रेशर, और ये हमारा 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, वन शॉट में, ठीक है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस चीज को ज्यादा ज्यादा रिवाइज करें, इसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और अगर हमारी सीरीज, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कैसे हैं। और अगर कोई ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, फौज में जाने का सपना साकार करना चाहता है, तो गंगानगर में GP4 में हमारी ब्रांच है, ये स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से, प्लीज कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।